अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में आज मेहमान हैं चरित्र अभिनेता, लेखक और निर्देशक सौरभ शुक्ला। सौरभ शुक्ला से बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। आइए सुनते हैं। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बायोडेटा मेरे सामने है और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बहुआयामी आपका काम है एकदम। लेखन भी, अभिनय भी, निर्देशन भी, थिएटर से भी आप जुड़े रहे। आपकी यात्रा उस पर हम बात करेंगे जी। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि बचपन आपका कहाँ बीता, कहाँ आपकी पैदाइश है, कहाँ? देखिए, मेरी पैदाइश जो है वो गोरखपुर की है। अच्छा। और लेकिन गोरखपुर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है क्योंकि अच्छा। मैं 2 साल का था जब हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया था। और 2 साल की उम्र में मैं दिल्ली आया और उसके बाद मैं दिल्ली में ही पला बड़ा। वहीं मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और वहीं कॉलेज किया मैंने, वहीं थिएटर किया और वहीं से फिर मैं सीधा मुंबई आया। पिता आपके शिक्षण से जुड़े थे? जी। अच्छा। मैं अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरे फादर स्वर्गीय प्रोफेसर शत्रुघ्न शुक्ला, वो एक गायक थे हिंदुस्तानी क्लासिकल, और वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और डीन थे फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मेरी माता जी जो हैं, उनका नाम है डॉक्टर जोगमाया शुक्ला, जो कि तबला वादक हैं, और उनको इस बात का गौरव प्राप्त है कि वो प्रथम महिला तबला वादक हैं जो कि प्रोफेशनल स्टेज पे उन्होंने बजाया। क्या बात। इस वक्त उनकी उम्र करीबन 77 साल की है जी। सो हमारे घर में कला का माहौल हमेशा सही था। जी। मेरे भाई जो हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हम 2 ही भाई हैं, शेखर, वो इस वक्त सदर्न अफ्रीका में रहते हैं और कॉमर्स के टीचर हैं। लेकिन वो हमेशा म्यूज़िक में ही जाना चाहते थे। ये बात अलग है कि उन्होंने उसको अपना प्रोफेशन स्ट्रेट अवे नहीं बनाया, लेकिन अभी भी शौकिया तौर पे वो म्यूज़िक करते हैं। और मैं चूंकि इतना म्यूज़िक था हमारे घर में, तो मुझे लगा कुछ अलग करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा भटक के आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। जी। तो मैं भटक के इस तरफ आ गया। लेकिन ये कहें कि पूरी जिंदगी भी तो लय और ताल का ही खेल है जी। और जब इंसान को अपनी लय मिल जाए तो फिर कहने क्या, वो उसकी पूरी जिंदगी उसको अपनी सुरीली लगने लगती है, वरना तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बेसुरी सी। जी जी। तो ये जो लय है आपकी कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में मेरी दिलचस्पी है, ये एहसास आपको कैसे, कब हुआ? ये कहानी बहुत ही रोमांटिसाइज्ड कहानी है, लेकिन आज मैं जब सोचता हूँ, लेकिन ये सच रही है ये कहानी मेरे साथ। हमारे घर में फिल्में देखने पे कोई रोक टोक नहीं थी, तो हफ्ते में 2 फिल्में हमें अलाउड थी। क्या बात। देखनी फैमिली के साथ। उस समय तो बहुत सारे लोगों के घर में कर्फ्यू था। तो हमारे घर में ये होता था कि भाई संडे को पूरी फैमिली जो है वो एक अंग्रेजी फिल्म जाकर देखती थी, और हफ्ते में किसी एक दिन पूरी फैमिली जो है वो जाके एक हिंदी फिल्म देखती थी। उसके अलावा हफ्ते में 2 फिल्में मुझे और अलाउड थी, वो अपने बड़े भाई के साथ जाके मैं कोई सी भी 2 फिल्में देख सकता था, यानी कि हफ्ते की 4 फिल्में मैं देख सकता था। इस डिस्काउंट की वजह क्या थी? इस डिस्काउंट की वजह ये थी कि हमारी फैमिली में सबको फिल्म देखने का बहुत शौक था, तो कोई रोक नहीं पाता था अपने आप को। हमारे पिताजी को बहुत शौक था फिल्म देखने का, हमारी माताजी को बहुत शौक था फिल्म देखने का। तो और मैं जब जिद करता था, मैं सबसे छोटा था और थोड़ा गोल मटोल बचपन से ही था, तो बड़ा प्यारा सा बच्चा है, इसकी बात नहीं टाली जाए वाली बात हो जाती थी। और मैं फिल्में देखता था, तो बहुत फिल्में मैंने देखी अपने बचपन में, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि या बिना किसी आशा के कि मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ। लेकिन उसका जो असर है वो एक ऐसी दुनिया, जब मैं फिल्म देखता था तो वो एक अलग ही दुनिया मुझे लगती थी। तो मुझे याद है 6th स्टैंडर्ड में मुझे इस बात का शौक चल रहा है सडनली कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो 6th स्टैंडर्ड में मैंने अपने दोस्तों को, बहुत क्लोज फ्रेंड्स मेरे, उनको मैंने ये बात बताई कि भाई मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। और मैं सबसे बड़ा फिल्म का ज्ञानी था क्योंकि मैं ही फिल्मों के बारे में बात करता था। तो अपने ग्रुप में वो जैसे होता अंधा अंधों में काना राजा, तो वही था मैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि फिल्म कैसे बनाएंगे। तो वो एक बाल बुद्धि
का जो एक तर्क होता है वो उसके हिसाब से मैंने सोचा कि भाई क्या किया जाए, कैसे हो सकता है। तो एक लॉजिक मैंने बढ़ाया और मैंने कहा भाई मेरे भाई के पास एक क्लिक 3 कैमरा, जो कि उस ज़माने में अगफा का क्लिक 3 कैमरा एक आता था जिसमें 120 mm का रोल पड़ता था और 16 पिक्चर्स वो खींचता था। तो मैंने कहा भाई वो कैमरा है मेरे भाई के पास और हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए वो रोल खरीदने के लिए, तो हम एक एक पिक्चर क्लिक करते जाएंगे और बाद में सारी पिक्चरों को हम साथ में जोड़ देंगे और जब चलाएंगे तो फिल्म बन जाएगी। लॉजिकली बात ठीक थी, बिल्कुल सही। लेकिन उसका कोई कहना चाहिए प्रैक्टिकलिटी से उसका कोई लेना देना था नहीं। हालांकि यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक बात कहना चाहूँगा, मुझे बड़ी खुशी है कि जो सपना मैंने 6th स्टैंडर्ड में देखा था कि मैंने सोचा था मैं अपने भाई के स्टिल कैमरा के साथ फिल्म बना सकता हूँ, आज टेक्नोलॉजी ऐसी जगह आ गई है जहाँ पर Mark 2 और Mark 3 में D77 वगैरह जो कैमरे हैं, दे आर बेसिकली स्टिल कैमराज बट पीपल आर मेकिंग फिल्म्स ऑन दोज कैमराज। सो कहते हैं कि इंसान जो भी सोचता है वो कभी गलत होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो मेरी बाल बुद्धि उस वक्त काम की थी वो आज हो रही है। और जब ये बात मैंने अपने घर में भी बताई थी तो मुझे उन्होंने कभी मेरे घर वालों ने डिस्करेज नहीं किया, कभी इस बात के लिए रोका नहीं। तो उस चक्कर में, एक फिल्म बनाने के चक्कर में मैंने कहानी भी लिखी जो कभी मैं पूरी नहीं कर पाया, आधी आधी लिख के छोड़ देता था। लेकिन पूरा बचपन जो है मेरा वो उसी सपने में बीता। और जब मैं कॉलेज में आया तब तक जब एहसास हो गया था सब चीज़ों के बारे में कि भाई फिल्म कैसे बनती है और क्या होता है, तब तक मुझे समझ में आ गया था कि फिल्म ऐसे बनेगी नहीं। तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, अरुण पंत उनका नाम है। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई सौरभ, जब तक हम फिल्म नहीं बनाते हैं, ये सब लोग मेरे साथ रहे हमेशा, उन्होंने कहा जब तक हम लोग फिल्म नहीं बनाते हैं तब तक हम लोग नाटक क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि नाटक में सब है, कहानी है, अभिनय है, संगीत है, कोरियोग्राफी है, ड्रामा है, अगर नहीं है तो बस एक कैमरा नहीं है। सौरभ जी, नाटक की तरफ आएंगे जी। यहाँ पर गाना जो है हमारी खासतौर से फिल्मों की बहुत बड़ी अहम चीज़ है और आपने गाने बहुत सुने होंगे, बहुत सारे गाने आपके जहन में गूंजते भी होंगे। अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ? मैं अपनी पसंद के गानों में शुरुआत वहीं से करता हूँ जहाँ बचपन में जो मुझे गाने सबसे ज़्यादा पसंद थे। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। क्या बात, बहुत ही खूबसूरत गाना है। आपको भी अपने एक गगन की तलाश थी, एक रास्ते की तलाश थी और जैसे कहते हैं ना कि सब कॉन्शियस में बहुत सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं और आपने तो अपनी एक प्रोडक्शन टीम भी उस हिसाब से बना ली। जी। तो दोस्तों ने जैसे कहा कि नाटक जो है उसमें सारे तत्व होते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो नाटक किया जाए, तो वो शुरुआत कैसे हुई फिर? नाटक की शुरुआत जो है मुझे याद है, मैं फर्स्ट ईयर में था और उस वक्त हम लोग तब तक ये सपना, हालांकि समझ में आ चुका था कि फिल्म हम लोग नहीं बना सकते हैं इस तरीके से। तो मेरे एक दोस्त ने, जो अरुण पंत, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम नाटक करें, क्यों ना उस कला को पहले हम तराश लें ताकि जब हम फाइनली फिल्म बनाएं उस वक्त हमें सोचना ना पड़े कि करना क्या है। ये बात मेरी समझ में आ गई तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, तो नाटक किया जाए। अब नाटक उससे पहले, ये बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है, हालांकि मैं अपने माताजी और पिताजी के साथ हमेशा स्टेज शोज देखने जाता था, लेकिन मैंने कभी नाटक नहीं देखा था। ऐसा हुआ कि संगीत के बहुत सारे समारोह देखे लेकिन नाटक नहीं देखा था। तो अब चूंकि शुरू से अपने दल का नेता मैं ही था तो सब लोग मेरी तरफ देखने लगे कि अच्छा भाई बताओ नाटक कैसे करें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करें, हालांकि मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। तो मुझे आज तक याद है कि हम लोग पहली बार दिल्ली में एक जगह है बाउंटा कर, हम बाउंटा बोलते हैं उसको, रिज एक है जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहाँ अरावली पर्वत एक्चुअली उसका कहा जाए कि या तो बिगनिंग है या एंड है, मतलब वो वहाँ पर धरती से निकलता है या वहाँ समा जाता है। वो एक बहुत ऐतिहासिक जगह है। वहाँ पर हम लोगों ने एक मकबरे में रिहर्सल शुरू की और मुझे चूंकि मालूम नहीं था कि करना क्या है, तो मैंने अपने दोस्तों के सामने सबसे पहले एक सवाल फेंका। मैंने कहा भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि थिएटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। तो लोगों के अलग अलग जवाब थे। किसी ने बोला कि कहानी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी ने कहा अभिनय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने कहा नहीं, ऑडियंस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने पहला इंस्ट्रक्शन उनको ये दिया था कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन कोई एक्टर जो है वो ऑडियंस की तरफ से मुंह पलट के बात नहीं करेगा। तो हमारी जो पहली, जो कि आज मैं सोचता हूँ तो बहुत ही हास्यास्पद एक
कॉम्पोजिशन थी वो, कि मैंने सारे एक्टर्स को बोल दिया था कि आप एक दूसरे की तरफ देख के बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ ऑडियंस की तरफ देख के बात करेंगे। तो जरा इमेजिन करिए कि कह रहे हैं शर्मा जी आप कैसे हैं, और देख एक दूसरे की तरफ नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है, लग रहा था, मन में लग रहा था। एंड आई वॉज लकी इनफ कि उसी हफ्ते मैंने श्रीराम सेंटर में पहला अपने जीवन का प्ले देखा, जो कि टेनेसी विलियम्स का एक बहुत मशहूर प्ले है, द ग्लास मेनाजरी, जो बहुत अच्छे एक ग्रुप, दिल्ली का एक ग्रुप है जो अभी भी काम कर रहा है, ड्रामा टेक करके, उन्होंने उसका एक प्रोडक्शन किया था। और उस बहुत ही रियलिस्टिक प्ले है और बहुत ही ड्रामेटिक प्ले है। और वो प्ले जब मैंने देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी ऑडियंस की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि वो एक जीवंत अनुभव था। और उस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया। और ये एक सच्चाई है कि मैं सोच के थिएटर करने नहीं गया था, मैं एक्चुअली इट वाज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स सिनेमा। लेकिन वो परफॉर्मेंस मैं कभी भूल नहीं पाया। इट मेड मी बिलीव एंड फील कि ये एक अलग ही दुनिया है, ये जो थिएटर की दुनिया है वो एक अलग ही माध्यम है, उसकी अलग लैंग्वेज है। एंड देन आफ्टर दैट, ये समझ लीजिए 1984 से लेके 1993 तकरीबन 9 साल 10 साल तक मैंने सिर्फ थिएटर किया, और मेरी कोई इच्छा नहीं थी उसके बाद कि मैं फिल्म बनाऊं या फिल्मों में आऊं। ये भूल चुके थे आप ये मैं भूल चुका था, क्योंकि मुझे थिएटर इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने ये तय कर लिया था कि यार जीवन में अगर कुछ करूंगा तो मुझे ठीक है, पैसा मिले ना मिले, कहीं एक नौकरी लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, जीवन चल जाएगा, लेकिन मैं रहना उसी थिएटर की दुनिया में चाहता था। तो आपने उसको जारी क्यों नहीं रखा? जैसा होता है जीवन में, बड़े सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे मोड़ आते हैं। इसमें कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि मैं थिएटर छोड़ के अपग्रेड अपने आप को मनी वाइज या करना चाहता था तो सिनेमा में। इनफैक्ट मैंने कोई भी इक्का दुक्का कुछ टेलीविजन पे काम किया तो किया, लेकिन मैंने अपने थिएटर के ज़माने में कुछ भी मीडिया में कुछ काम नहीं किया। लेकिन ये मेरी किस्मत थी 1993 में, 93 भी नहीं, 92 एक्चुअली, 1992। शेखर कपूर जो हैं वो दिल्ली आए थे कास्टिंग करने के लिए। तब मैं NSD रिपेटरी में काम करता था जी। और सीमा बिस्वास मेरी कलीग, तो उनको कास्ट किया गया था एज बैंडेट क्वीन। और शेखर जो हैं वो आते थे वहाँ मिलने के लिए, तो वो एक दिन मुझे उन्होंने देखा और उन्होंने बोला तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सर। तो बोले अरे मैं एक फिल्म बना रहा था, टाइम मशीन, और अगर मैंने तुम्हें पहले देखा होता तो मैं तुम्हें ज़रूर कास्ट करता सर। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब वो होता है ना जैसे कि ठीक है, सुन लिया आपने। लेकिन उसके बाद एक शो होता था जो कि रंजीत कपूर जिसके डायरेक्टर थे, खूबसूरत बहू करके एक बड़ा मशहूर प्ले हुआ था। उस शो की शुरुआत मैं करता था, तो शेखर वो देखने आए थे। और उसको देखने के बाद शेखर ने मुझे बैक स्टेज में बुलाया और बोले कुछ नहीं, वो खाली देखते रहे मेरी तरफ। उसके बाद चले गए। तो मेरी समझ में नहीं आया कि बात क्या है। बाद में मुझे बताया गया कि आई हैव बीन कॉल्ड फॉर द शूटिंग and he created a role which was not there in the script. He created a role of Kailash in Bandit Queen and it is a very very important character in the film. तो वो जो है वो एक सपने की तरह था। मतलब आप जहाँ जाना चाहते थे, आपका नसीब इसको आपकी उंगली पकड़ के जैसे जी ले जाता, बिल्कुल ऐसी बात होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ जी। और बहुत सारी यादें हैं जी, बैंडिट क्वीन की, उस समय की हम बांटेंगे। यहाँ पर फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पसंद का एक गाना सुनने वालों की नजर करें। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। क्या बात है, क्या बात है। लगता है रफी साहब के बहुत बड़े फैन हैं आप। जी, मैं जिन्होंने भी अच्छा गाया मैं उन सबका बहुत अच्छा फैन। आपने कहा कि बैंडिट क्वीन से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं। कोई ऐसी घटना जो आपको जिसने बहुत गहरे तक छुआ, वो हम चाहेंगे बांटिए। देखिए यहाँ पर मैं अपने एक दोस्त को याद करना चाहूँगा जो इस वक्त हमारे बीच नहीं रहे। बहुत ये अनफॉर्चुनेट है कि निर्मल पांडे जी, जो हमारे साथ अब नहीं रहे, हो गया, उनका निधन हो गया। बहुत ही दुखद और बहुत ही शॉकिंग है हम सभी के लिए। बैंडिट क्वीन में शेखर कपूर को छोड़ के जी और अशोक मेहता को छोड़ के बाकी जितने लोग थे वो सब साथ के लोग थे। तो वो फिल्म करते वक्त ये मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं किसी अनजानी जगह पे या किसी नए मीडियम में काम करने जा रहा हूँ। वो ऐसे लगा घर की बात है भाई,
ठीक है, सब एक दूसरे को जानते हैं, वही हा हा ही मौज मस्ती, खाना पीना, वैसी ही लाइफ. एंड इट वाज मोर ऑफ अ थिएटर एक्सपीरियंस दैन अ फिल्म एक्सपीरियंस. उसमें शेखर कपूर के हम सभी बहुत बड़े फैन थे. उनकी फिल्म मासूम हम लोगों ने देखी थी. और शेखर का एक करिश्मा भी है कि वो जब बात करते हैं तो फिर आप फिर घंटों सुन सकते हैं उनको. तो बहुत ही खुशी के दिन थे, बहुत ही अच्छे दिन थे वो. हम लोग धौलपुर में शूटिंग करने गए. तो सीमा, मैं, निर्मल पांडे, रघु भाई, मैं पहली बार रघु भाई से मिला था वहाँ पर, और बहुत सारे अच्छे लोगों से वहाँ मिलना हुआ. मुझे एक छोटी सी घटना याद है, मैं जो आपको बता देता हूँ. फनी घटना है वो मेरे लिए. मनोज वाजपेयी भी उसी फिल्म में थे जी. हम लोग सब एक ही जगह रहते थे. क्या वन विहार करके था, हाँ वन विहार करके था, जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो आती थी, और वो मौसम वही था जी. फरवरी का मौसम था. बहुत खूबसूरत जगह थी. तो होली का दिन था, मुझे याद है, और दो घटनाएं एक साथ हुई थी मेरे साथ. कि वहाँ राजेश विवेक भी थे, और राजेश विवेक आप जानते ही हैं जी, बहुत सीनियर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और शारीरिक तौर पे भी लंबे चौड़े, और बहुत, तब तो बहुत ही तगड़े थे वो जी. तो मैं लेकिन उनसे मिला नहीं था. तो मैं दिल्ली से पहुंचा धौलपुर, और होली का दिन था, तो भांग वांग एनएसडी में भी हुई थी. तो मैं पहुंचा, और मुझे मालूम था कि वहाँ पर भी कुछ भांग वांग और इस तरह का थोड़ा बहुत इंटॉक्सिकेशन हो गई होगा. तो मैं वहाँ पहुंचा तो एक लहक में एक उन्माद भी था कि भाई चलिए दोस्तों से मिलेंगे होली वाले दिन. तो मैं कमरे में घुसा, और मैंने देखा कि निर्मल जो है वो मुंह उल्टा करके सो रहा है, और निर्मल जो था वो मेरा कंटेम्प्रेरी था. तो जैसा होता है कि आप मतलब दोस्त को लात भी मार सकते हैं, तो मेरा एक बार मन हुआ कि इसको लात मार के मैं उठाऊं कि चल भाई उठना, होली वाले दिन क्या बड़ा बड़ा सो रहा है. फिर मुझे लगा नहीं यार, थक गया होगा, सो रहा है तो सोने दो. ये सोच के मैं बगल के कमरे में गया, जहां पर बाकी दोस्त हमारे तिग्मांशु और सीमा भी थी, और मनोज भी थे, और सब लोग बैठे हुए थे, और वहाँ पार्टी चल रही थी. मैं वहाँ अंदर घुसा तो देखा मैंने वहाँ कि वहाँ निर्मल पांडे बैठा हुआ है. तो मैंने कहा, अरे तुम यहाँ बैठे हो तो तुम वहाँ कौन सो रहा है. और जब मैं दोबारा वहाँ गया तो मैंने देखा वहाँ राजेश विवेक सो रहे थे. और अगर कहीं गलती से मैंने वो हरकत कर दी होती तो वो मेरे को सूली पे चढ़ा देते. तो पहला तो वो एक ऐसा था. और दूसरा, रात को मनोज का किस्सा है, मनोज वाजपेयी का, कि उन्होंने काफी भांग वांग पी ली थी. तो सुबह अगले दिन सुबह वो चिल्ला रहा, कहता है कि भाई वो रीछ आया था, रात को रीछ आया था. तो सब लोग घबरा गए कि भाई रीछ आया था, मतलब यहाँ पर तो, और वो जंगल का इलाका था, तो रीछ आया था. तो बोले, मैंने कहा कितने बजे आया था भाई. तो बोले कि यार वो रात को कुछ 12 बजे मैंने यहीं बालकनी में देखा था. तो मैंने कहा बालकनी में तो 12 बजे मैं खड़ा हुआ था. तो ये समझ में आया. तो मुझे उस दिन पता लगा कि मनोज वाजपेयी मेरे बारे में सोचता क्या है. फिर आपने उनके साथ सत्या में काम किया जी, लेकिन बदला लिया नहीं मैंने इस बात का. यहाँ पर फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी पसंद का एक गाना सुनने वालों की नजर करें. ये विविध भारती है, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं. आज के मेहमान, हमारे आज के मेहमान हैं लेखक, चरित्र अभिनेता और निर्देशक सौरभ शुक्ला. बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा. सौरभ जी, आप बचपन में ख्वाब देखा करते थे सिनेमा में जाने का, सिनेमा बनाने का, और फिर बाद में थिएटर की दुनिया में आ गए. लेकिन जब हम आपके करियर पे नज़र डालते हैं तो आपने लिखा भी है, अभिनय भी किया है, निर्देशन भी किया है. लेकिन मैं लेखक के रूप में पहली फिल्म आपको कौन सी मिली? लेखक के रूप में मेरी पहली फिल्म जो है वो है सत्या, जिसमें मैंने और अनुराग ने को राइटिंग की थी. और सत्या हमारी पहली फिल्म है. अनुराग कश्यप जी. हालांकि उससे पहले लोगों को जब पता लगा कि मैं लिख सकता हूं, तो कई लोगों ने तरह तरह के काम जो हैं वो लेखन में दिए, जिसमें थोड़ा काम मैंने किया और थोड़ा नहीं किया. लेकिन पहला जो कहना चाहिए, जो काम पर्दे पे आया और जो पहला मेरा काम हुआ, वो सत्या था. सत्या कामयाब रही और मनोज वाजपेयी उससे स्टारडम की ओर बढ़ने लगे. और फिल्म बहुत अलग तरह की थी जी. उसमें वो फिल्म आपको कैसे मिली, कैसे उस पर आप लोगों ने होमवर्क किया, काम किया, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं, सत्या के बारे में. मुझे याद है मेरे पास सबसे पहले अनुराग कश्यप का फोन आया था.
अनुराग रामू के साथ पहले से उस फिल्म पे काम कर रहे आपका उनसे पूर्व परिचय था? हैं। ऐसे परिचय था कि अनुराग जो थे वो मेरे बाद आए एक्चुअली। हाँ जी। एक तरीके से वो मेरे जूनियर थे और उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था, फॉलो किया था, एंड ही ऑलवेज लाइक्ड माय वर्क। तो मैं जानता था, अनुराग को जानता था मैं। तो अनुराग का फ़ोन मेरे पास आया और वो बोले कि रामू मिलना चाहते हैं। तो मैंने पूछा, भाई अनुराग है क्या यार, बता दो। तो कुछ लिखने वगने का चक्कर तो नहीं है? क्योंकि मैं लिखना कभी नहीं चाहता था। क्यों? आई थिंक इट्स द टफेस्ट थिंग टू डू। आज तक मेरा मानना है कि लेखन का काम जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। हालांकि सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी काम भी लेखन का ही होता है जब आप उसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन मेरा जो क्या होता है, देखिए, एक लेखक जो होता है, जैसे एक डायरेक्टर जो होता है, उसके सामने एक कहानी होती है, एक सेट होता है, एक एक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं टू प्ले अराउंड। एक्टर के लिए एक स्क्रिप्ट होती है, एक डायरेक्टर होता है, एनवायरनमेंट होता है, गाइडलाइंस होती हैं। लेकिन एक लेखक जो है, जिस दिन वो लिखने बैठता है तो एक खाली टेबल होती है और वो खाली ऐसे सामने देखता रहता है। जो है उससे सामने वो भी नहीं दिखता एक्चुअली। उसके सामने खिड़की होती है तो वो खिड़की के बाहर कहीं देख रहा होता है। जो होता है वो सामने उसको नहीं देख रहा होता है, बल्कि वो अपने दिमाग में एक दूसरी दुनिया बना रहा होता है जिसका कोई बेसिस नहीं है। तो जब आपको अनुराग जी ने फोन किया और उस समय जब आपको बताया होगा, कुछ कहानी वानी कुछ बताई थी, प्लॉट के नहीं, बारे में? कहानी उन्होंने नहीं बताई थी। उन्होंने खाली ये, जैसे ही उन्होंने बोला कि रामू मिलना चाहता है, तो मैंने कहा भैया राइटिंग है तो यार राइटिंग नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैं थक जाता हूँ। एक्टिंग करवा लो, लेकिन मैं राइटिंग नहीं करूँगा। तो बोले अच्छा आके मिल तो लीजिए। तो मैं रामू से मिलने गया उनके घर पे। वो वर्सोवा में थे उस वक्त, 4 बंगले में। तो जैसे ही बात शुरू हुई, रामू ने सबसे पहले मुझे कहानी बताई, कहानी का सेंट्रल आइडिया बताया, कैरेक्टर्स बताए, और मैं सुन रहा हूँ और मन ही मन मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा ये बात खत्म हो तो मैं इनको बोलूँ कि सर बाकी सब ठीक है लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। तो ये मैं सोच रहा हूँ। इतने में उन्होंने बोला कि और इसमें जो कल्लू मामा का कैरेक्टर है वो आप करेंगे। तो मैं दुविधा में पड़ गया। तो मैंने कहा यार मतलब मैं लिखूंगा नहीं तो फिर कल्लू मामा का रोल भी नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा ये तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, लिखते हैं। तो इस तरह से मैंने उसको लिखना तय किया। सत्या में एक बहुत खास बात थी। सत्या में मनोज बाजपेयी कुछ नहीं थे जिस वक्त सत्या बन रही थी। सौरभ शुक्ला भी कुछ नहीं थे, अनुराग कश्यप भी कुछ नहीं थे। इनफैक्ट उसमें जितने लोग काम कर रहे थे वो सभी लोग अननोन से थे। अगर कोई नोन था उसमें तो उर्मिला थी, परेश साहब थे और रामू। तो हम लोगों को किसी चीज़ का डर नहीं था। जब होता है ना कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो आपको खोने का डर ही नहीं होता। तो एक बहुत ही शिद्दत के साथ कि भाई हम लोग हमेशा लड़ते थे इस बात पर कि ये सही है या नहीं है, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उसमें किसी तरह का कोई रखाव ढकाव नहीं था, कोई डर नहीं था। तो सत्या वॉज मेड विद अ कंप्लीट फ्री स्पिरिट एंड दैट इज द रीजन। लोग मुझसे आज भी पूछते हैं कि आपने कल्लू मामा जैसा कैरेक्टर दोबारा क्यों नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूं कि सत्या जैसी फिल्म दोबारा क्यों नहीं मिली मुझे। जब ये कैरेक्टर आइसोलेशन में काम नहीं करता है, वो फिल्म टोटलिटी में काम करती है, और वो एक बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस था। जैसे बैंडिट क्वीन वाज अ फ्री स्पिरिटेड फिल्म, सिमिलरली इन द मेकिंग सत्या वाज अ फ्री स्पिरिटेड फिल्म। सत्या में आपका कंटेंट वाइज या कैरेक्टर वाइज उसमें जो ट्विस्ट होते हैं, क्या सबसे बड़ी चीज क्या सजेस्ट की थी आपने सत्या में जो आपके क्रेडिट को जाती है? देखिए, यूं तो जब एक काम होता है तो उसमें किसने क्या दिया, लाइक आप एक पति पत्नी के जीवन में ये नहीं तय कर पाते हैं कि भाई कौन सी चीज किसने की। लेकिन देखिए क्या है कि सत्या इज अ रिजल्ट ऑफ माइंड लाइक, जो थिंक अलाइक पीपल हैं, जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, वो जब साथ में आए तो उनसे एक जो चीज निकली वो है सत्या। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरी पहली मीटिंग जब हो रही थी, जब मैंने सत्या पहली बार सुनी थी, तो उसमें काफी रिफ्लेक्शंस जो थे वो शिवा के थे। अंडरवर्ल्ड पे फिल्म है, वायलेंस के ऊपर फिल्म है। शिवा जो थी वो स्टूडेंट वायलेंस, लेकिन उसमें अंडरवर्ल्ड और क्राइम वर्ल्ड इन्वॉल्व था, उसके रिफ्लेक्शंस काफी थे। और रामू जैसे एक होता ना कि आप नकल नहीं करते हैं लेकिन आपकी एक चाह होती है, तो रामू गॉडफादर जैसी एक फिल्म बनाना चाहते थे, जो कि बहुत लोगों की फेवरेट फिल्म है, मेरी भी फेवरेट फिल्म है। तो कुछ सीन चल रहा था, बताया तो मैंने रामू को एक चीज बोली थी, जो पहला सीन मैंने सजेस्ट किया था, जो रहा फिल्म में, बाकी बहुत कुछ इम्प्रोवाइज हुआ बाद में, लेकिन एक सीन कभी नहीं बदला। वो ये सीन था, अगर आपको सत्या याद हो, तो सत्या जब पहली बार में जाके मर्डर करता है
जाके एक आदमी की हत्या करता है और उसको गन जो है भीकू महात्रे ने दी है। और उसके बाद हम कट करते हैं, सीन होता है कि घर में भीकू महात्रे जो है वो हंसता हुआ आता है और वो दोनों शराब के नशे में एकदम बेहोश से हो रहे हैं और वो बहुत खुश है। उसकी वाइफ दरवाज़ा खोलती है। तो जो पहले सीन था उसमें ये था कि भीकू जो है हाउ ही इज़ एंजॉइंग कि भाई ये मेरा नया लड़का तैयार हो रहा, दैट वाज द सीन। तो मैंने रामू को सजेस्ट किया, मैंने कहा रामू एक एंगल है इसके अंदर कि जब दरवाज़ा खुलता है, जब वाइफ दरवाज़ा खोलती है तो वाइफ की अपनी प्रॉब्लम है। वाइफ कहती है चक्कर क्या है यार तुम्हारा, तुम कभी घर नहीं आते हो, कोई टाइम है कि नहीं है। एंड द होल पॉइंट वॉज कि वेदर इट्स अ गैंगस्टर्स वाइफ और इट इज एन एक्टर्स वाइफ और एन एग्जीक्यूटिव्स वाइफ, वाइफ्स फेस द सेम प्रॉब्लम। क्योंकि वो ये कहती है, उसमें डायलॉग में ऐसा था कि वो कहती है कि तू या तो जेल में पड़ा रहता है या मारामारी में जाता रहता है और जो बाकी टाइम मिलता है तो जाके दारू पीता है अपने दोस्तों के साथ। और भीकू जो है ही इज फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड बिकॉज एक बाहर का आदमी जो है और वो बार बार बोलता रहता है कि अरे चुप करना, हो गया ना, चुप करना, हो गया ना। एंड वो बोले जा रही है। सो एज अ नेचर ऑफ दैट मैन, बिकॉज ही इज अ वायलेंट मैन, ही एंड्स अप स्लैपिंग द वाइफ, फाट करके झापड़ देता है। और फिर वो उसको गलती भी महसूस करता है और वो सत्या को बोलता है कि तू जा और कल मिलेंगे। तो रामू वॉज रियली एक्साइटेड and he said we'll keep this scene. So I said no, it does not end here, it ends somewhere else. He said tell me what happens next. I said then they close the door. When they close the door and भीकू कहता है कि तू काय को ऐसे बात करती है यार बाहर वालों के सामने, and the wife who was quiet suddenly slaps him back, फाट करके झापड़ देती है, because she's a wife, she's not scared of that man. वो भीकू मात्रे होगा दुनिया के लिए, घर में तो हस्बैंड ही है ना। एंड दैट मेड द होल चेंज। आई थिंक सत्या जो है, अगर आप बहुत माइन्यूटली सोचें तो सत्या का जो ट्रीटमेंट था वो उसकी खासियत थी। कहानी के तौर पे इस तरह की कहानियां पहले भी आ चुकी हैं कि एक आदमी गलत संगत में या गलत जगह पे गया, गलत रास्ते पे, जिस भी वजह से प्रताड़ित था, जो भी था, लेकिन उसका अंत क्या है, ऐसी कहानियां बहुत सारी हैं। लेकिन जिस नजरिए से देखा गया अंडरवर्ल्ड को या क्राइम वर्ल्ड को उस फिल्म में, वो उस फिल्म की खासियत थी। यहाँ एक फिर से हम आपकी पसंद का गाना सुनना चाहेंगे। इसमें तो मैं आपको सत्या का ही गाना सुनाना चाहूंगा, सपने में मिलती है। अभी आपने ट्रीटमेंट की बात की थी जी। स्टोरी इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कहा जाता है साहब कहानी नहीं, और मैक्सिमम फिल्में हमने देखते हैं तो कहते साहब वहाँ से मारी गई है, ये फिल्म यहाँ से ली गई है। मैं इस समस्या पर भी आपसे बात करना चाहूँगा। क्या लगता है आपको, सच में इतना घोर संकट है, हम क्या इस अकाल से गुजर रहे हैं कि फिल्मकारों के पास कहानियाँ नहीं है? बिल्कुल भी। देखिए, जैसे आपने थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा था कि जीवन भी जो है वो संगीत ही होता है जी। ये बात एकदम सच है। फिल्म जो होती है वो भी संगीत की तरह होती है। कहानी जैसे हम लोग मानते हैं कि कहानी जो होती है, जो उसका सेंट्रल प्लॉट होता है, जो उसका सेंट्रल आइडिया होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, जो भी बात आप कहना चाहते हैं, वो एक मेलोडी की तरह होता है। एक अच्छी मेलोडी आप जब सुनते हैं तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वो आपको एक इमोशनल जर्नी पे लेके जाती है। वो होता है, वो कंटेंट का काम होता है कि आप कह क्या रहे हैं। ट्रीटमेंट जो होता है वो उसकी लय होती है, उसकी रिदम होती है, वो आपको पूरी जर्नी करवाती है। ए पॉइंट से लेके और बी पॉइंट तक जब आप पहुंचते हैं तो उस रिदम के थ्रू आप पहुंचते हैं, और ये बात जानना बहुत जरूरी है। अगर फिल्म बनाते वक्त आपकी मेलोडी अच्छी है और आपकी रिदम अच्छी है, तभी आप अच्छी फिल्म बना पाएंगे। एक बुरी मेलोडी लेके और अच्छी रिदम पे फिल्म बनाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। उसी तरीके से अच्छा मेलोडी लेके और बुरे रिदम पे उसको, या गलत रिदम पे उसको बनाना, वो गलत है। तो ये बात जब तक लोग नहीं समझते हैं तब तक वो हमेशा इसी बात पे रहता है कि पता नहीं उस फिल्म का आइडिया अच्छा था या वो डायरेक्टर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे कि जब आप एक बात कहना चाहते हैं, अगर आपकी बात में कोई एक ठहराव है या कोई एक बात है जो आप बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ही पैशन के साथ आप कोई बात कहना चाहते हैं, तो आपके कहने का तरीका भी उतना ही पैशनेट होता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि जो लोग इसको डाइसेक्ट करके अलग कर देते हैं, वो कोई बहुत एक्सेप्टेबल बात नहीं है मेरे लिए। और जहां तक बात है कि क्या हमारे यहाँ कमी है, ऐसा नहीं है। डरते हैं या एक्सपेरिमेंट करने से?
एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते हैं। इनफैक्ट मैं जिस दौर में आया, मैं अपने आप को अगेन बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं एक ऐसे दौर में आया जब मैंने एक स्टैग्नेंसी का लास्ट पार्ट देखा, क्योंकि सिनेमा काफ़ी समय तक काफ़ी स्टैग्नेंट रहा। उसका रीज़न यह था कि बिल्कुल फिक्स था कि भाई यही होगा, ऐसे ही कहानी बनेगी, लड़का लड़की की कहानी होगी, लड़का अमीर होगा, लड़की गरीब होगी, या लड़की अमीर होगी, लड़का गरीब होगा, कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर नहीं जाएगा। कहानी तीसरी आप नहीं बता सकते, और हर 9 मिनट के बाद एक गाना या हर 18 मिनट के बाद एक गाना होगा, और उसको कहने का तरीका भी वैसे ही, डायलॉग को बोलने का तरीका भी वैसे ही। तो वो एक स्टैग्नेंसी का पीरियड एक रहा है, स्पेशली 80 के दशक से लेके और 90 की शुरुआत तक। उसमें बहुत सारे लोग बीच बीच में उसको तोड़ने की कोशिश करते रहे, जिनको आर्ट हाउस फिल्म मेकर्स का नाम दे दिया गया। उसमें ऐसा नहीं है कि आर्ट हाउस फिल्म मेकर्स सारे ही अच्छे थे या सारे ही बुरे थे। वो अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छे फिल्मकार जिन्होंने बहुत अलग तरह की फिल्म उस वक्त बनाने की कोशिश की, उनको रिजेक्ट कर दिया गया उस वक्त में, क्योंकि सब कुछ सेट था। ये 90 के दशक से, 90 के शुरुआती दौर में कहना चाहिए कि एक आध फिल्म आई, जैसे इस रात की सुबह नहीं सुधीर मिश्रा ने बनाई थी, एक आध फिल्म कुछ हुई लेकिन उसको उतनी सक्सेस नहीं मिली। लेकिन 90 के अंत की तरफ सत्य आई जी, एंड विच बिकेम अ ह्यूज सुपर डुपर हिट, एंड बिकॉज ऑफ दैट अनदर ट्रेंड स्टार्टेड। और आज अगर आप सिनेमा देखें तो आज सिनेमा कहीं ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बल्कि ये कहा जाता है कि 90 के दशक में टेलीविजन जो था वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और सिनेमा जो था वो स्टैग्नेंट था। लेकिन अब उल्टा हो गया, अब टेलीविजन स्टैग्नेंट हो गया है। वो वही लकीर के फकीर वही बातें पीट रहे हैं क्योंकि वो बेचना चाह रहे हैं, जबकि सिनेमा जो है इट हैज बिकम मच मोर फ्रीयर। अगर आज आप कहानियां उठाकर देखें, आप चक दे की, मैं सक्सेसफुल फिल्मों की बात करता हूं, आप चक दे की कहानियां देखें। एक विमेंस टीम जो है वो खेलना चाहती है और वो जीतना चाहती है। ये कहानी पहले हमारे यहाँ संभव नहीं थी। आप कमीने देख लीजिए, विशाल भारद्वाज की फिल्म, या ओमकारा। ओमकारा तो चलिए शेक्सपियर है तो उसमें ड्रामेटिक एलिमेंट्स हैं भी, लेकिन कमीने अपने आप में इस तरह के कैरेक्टर्स वो कर पाना बहुत मुश्किल बात है। इश्किया, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। फिराक को भी काफ़ी तवज्जो मिली है इसी बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि हर आदमी जो है आज एक नई कहानी कहने की कोशिश कर रहा है। अभी एक फिल्म बहुत फेमस हुई थी, वेडनेसडे जी। अभी उस तरह की फिल्म आप अगर बोलिए किसी को, उस जमाने में अगर बोलते, पहले के जमाने में, तो लोग कहते हैं यार ये क्या है, तुम जाओ ना साहित्य वाहित्य लिखो ना यार, कुछ कहानी छपवाओ अपनी कहीं, है ना, ये कहाँ पिक्चर में कहाँ आ रहे हो। तो सिनेमा इस वक्त काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहा है और यही रीज़न है कि बहुत सारा टैलेंट जो दबा हुआ था, जिसको मौका नहीं मिल रहा था, वो अब खुल के सामने आ रहा है। आपकी फिल्म सत्या में एक गाना भी था जो सामान्यतः इस तरह के गाने हमारे सुनने में नहीं आते। गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है। ये किसका सजेशन था? देखिए, पहली बात तो ये जादू जो है जी, जो कि आज पिछले 11 साल से सर चढ़ के अभी तक बोलता है। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ ये गाना मेरे पीछे बैकग्राउंड में लोग गाते रहते हैं। और ये गाना, मतलब मैं अक्सर कभी पार्टी वार्टी में जाता हूँ तो मैं बहुत जल्दी भाग जाता हूँ कि एकदम से वहाँ रिकॉर्ड जो है वो कल्लू मामा का गाना गोली मार भेजे में जो है चालू हो जाता है। तो लेकिन 11 साल से ये गाना जो है लोगों के जहन में चढ़ा हुआ है, और ये जादू करने वाला आदमी जो है वो गुलजार साहब है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो गाना किस मूड का गाना है, किस तरफ जाना चाहिए, ये ज़रूर रामू ने उनको बताया था। और ये एक डायरेक्टर का काम होता है कि वो बताता है कि मैं किस तरह की फिल्म बना रहा हूँ, उसका किस तरह का मूड है, किस तरह का अर्थ मैं चाहता हूँ। क्योंकि इस तरह के गानों का फिर एक चलन सा शुरू हुआ है जी। लगातार हमें इस तरह के गाने जो है इक्का दुक्का उनकी गूंज सुनाई देती रही अलग अलग फिल्मों में जी। लेकिन इस गाने की एक बहुत बड़ी खासियत जी, ये गाना बहुत ही, कहना चाहिए कि बहुत ही स्ट्रीट लेवल का गाना लगता है सुनने में, कि गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, भेजेगे सुनेगा तो मरेगा कल। पर व्यंग है इसमें जबरदस्त, लेकिन इसमें व्यंग और फिलॉसफी है। जी। और मैं कभी कभी अक्सर हम लोग अपना आपस में जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं यार वही है साला, भेजा शोर बहुत करता है। ये भेजा शोर करना बंद कर दे तो मतलब जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, आपको परेशानी नहीं होगी।
आपका भेजा शोर करता रहता है कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। और यही है इंसान को जो कि प्रोग्रेस भी करता है, बट ऑल्सो दिस इज व्हाट गिव्स यू ग्रीफ। सौरभ जी, चूंकि इस कहानी के लेखक के रूप में भी आप इससे जुड़े रहे और गोरखपुर में पैदा हुए, दिल्ली में आपका बचपन बीता, फिर अपनी युवावस्था का बहुत सारा हिस्सा आपने वहाँ गुजारा, लेकिन जब हम इस फिल्म की बात करते हैं तो ये यहाँ के अंडरवर्ल्ड की फिल्म थी। जबान चरित्रों की बहुत अलग तरह की थी जी। और जो यहाँ की गलियों में लगातार हमें सुनाई पड़ती है। और जब एक फिल्मकार अपने कैरेक्टर्स चुनता है तो सबको वो भाषा उसको अलग अलग देनी पड़ती है, शब्द देने पड़ते हैं ताकि वो उसमें भी नजर आए अलग से। देखिए, पहली बात तो ये भाषा को लेकर थोड़ा तो, क्योंकि आप सत्या जो है वो तकरीबन समझिए 1997-98 के आसपास बन रही थी। तब तक हो गए थे 6-7 साल हो गए थे रहते हुए मुंबई में, तो आम बोलचाल की भाषा आपको सुनाई पड़ती रहती है और उतना आपको मालूम होता है। तो जो हम लोगों ने पहला ड्राफ्ट जो फिल्म का लिखा, मैंने और अनुराग ने, उसमें उस भाषा का कुछ हिस्सा जो मैं जानता था, जो अनुराग जानते थे, या जो हम लोगों ने कुछ नहीं मालूम था वो पूछ पाछ के हम लोगों ने लिखा हो रहा। लेकिन सत्या एज अ प्रोसेस एक बहुत कमाल का प्रोसेस रहा है, जो कि इनफैक्ट बैंडेड क्वीन में भी रहा था। सत्या में इम्प्रोवाइजेशन बहुत है, तो ऐसा नहीं है कि लकीर के फकीर हैं हम। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक लाइन लिख दी तो वो बाइबल हो गई, क्योंकि राइटर्स हमेशा सेट पे रहते थे और एक्टर्स उस मोमेंट पे अगर कुछ इम्प्रोवाइज करना चाहते थे तो वो करते थे। और बहुत सारा ऐसा हिस्सा है सत्या के अंदर जो लिखा हुआ नहीं है, जो कि जिसकी एक गाइडलाइन है जी कि भाई सीन कहाँ है, सीन ये है, सीन में 8 डायलॉग्स ऐसे चल रहे हैं, लेकिन वो 8 की जगह 12 हो गए, उसमें 4 डायलॉग्स इम्प्रोवाइज हो गए। तो वो लिखे हुए नहीं थे, लेकिन चूंकि वो उसी मोल्ड के डायलॉग्स थे तो एक्टर्स ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है सत्या के अंदर। और बहुत सारे मुंबई के एक्टर्स उसमें थे जो मुंबई में रहे पले बड़े, जैसे मकरंद देशपांडे जी, और भी कई एक्टर्स थे जो कि जिन्होंने छोटे छोटे और कई बड़े रोल भी किए। तो इसलिए उसमें वो लाइफ लाइक क्वालिटी है। इसीलिए सत्या देखते वक्त और सुनते वक्त इट डज नॉट सीम वेरी क्राफ्टेड, इट सीम्स मोर नेचुरल। उसका रीजन ही वही है, क्योंकि पूरा जो था वो एक कैंडिड क्वालिटी, लाइफ लाइक क्वालिटी जो है वो हम लोग कैप्चर करना चाहते थे। इस फिल्म की बहुत चर्चा की है। इस फिल्म का ये गाना जिसकी अभी अभी हमने चर्चा की है, ये गाना सुनवाते हैं अपने। जरूर सुनवाइए, लेकिन मुझे नाचने के लिए मत कहिएगा क्योंकि रेडियो पे लोग देख भी नहीं पाएंगे। आज के मेहमान कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे लेखक, चरित्र अभिनेता और निर्देशक सौरभ शुक्ला। इनसे बातचीत कर रहे थे कमल शर्मा। सौरभ शुक्ला के अनुभव, उनका काम इतना ज्यादा है कि 1 घंटे में बातचीत पूरी कहाँ हो पाती। तो चलिए अगले हफ्ते इस कार्यक्रम का दूसरा भाग हम आपको आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनवाएंगे। आपको इतना बता दें, इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है कमलेश पाठक। अब इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतं स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ